and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for CLAT. Till now, we have covered all the important aspects of the syllabus, and today we are going to discuss directly the questions, how the questions will come in the paper as per current syllabus, as per our discussions in the class happened. So, the profound theorem of the questions is basically in paragraphical form. So there will be a passage और उसके बाद 5 क्वेश्चन उसके ऊपर, और पैराग्राफ पे ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे और स्ट्रिक्टली पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ की थीम के ऊपर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो पैराग्राफ एंड द स्टेटमेंट हियर टू सपोर्ट यू. सो हाउ वी विल हैंडल द पैराग्राफ, ऑल्दो यू हैव रेड इन द इंग्लिश कि किस तरीके से पैराग्राफ्स को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल किया जाता है, तो बेसिक नॉर्म हम वहां पे भी सीख चुके हैं. नाउ क्योंकि हम जिन पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं अब ये लीगल टाइप के पैराग्राफ होंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और मे बी क्रिमिनल लॉ और मे बी टॉर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमाइसेस. सो यहाँ पे एक काम करना है कि कीवर्ड्स पकड़ने हैं, लेकिन कीवर्ड्स पकड़ने हैं इसलिए कि आप पैसेज की थीम को समझ सकें. सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके और आप ये सर्च करें कि हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी स्टेटमेंट में कीवर्ड्स मैच करके आंसर कर देंगे, वो पूरी तरह से गलत तरीका है. हाई परसेंटेज होगा गलत मार्किंग का इन द आंसर. सो कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट टू अंडरस्टैंड द पिलर्स और द थीम ऑफ द पैसेज इटसेल्फ. और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग पैसेजेस को हम ब्रेक कर सकते हैं, पिलर पकड़ सकते हैं, जिससे हम पूरी थीम का ग्रास्प ले सकें पैसेज के अंदर. नाउ वी स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट पैसेज, दैट इज हार्म सफर्ड voluntarily does not constitute a legal injury and is not actionable. This principle is embodied in the maxim volunti non fit injuria. अब हमें पहली 2 लाइनों में, इनिशिएटिंग 2 लाइनों में पता लग जाएगा ये टॉर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है. नाउ वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब कि अगर कोई खुद वॉलंटरली अपने आप को एक्सपोज करता है किसी खतरे के लिए और उससे उसको कोई इंजरी होती है, तो वो इंजरी के लिए डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने वॉलंटरली फ्री विल पे अपने आप को ऑफर किया था उस खतरे के लिए. नाउ वी कम टू अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ हार्म टू द चांसेस ऑफ विच ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ विद हिज फ्री कंसेंट एंड फ्री विल. खतरे को फ्री कंसेंट और फ्री विल पे उसने इन्वाइट किया था. The maxim volunti non-fit injuria is founded on good sense and justice. A person who has invited or assented to the act being done towards him cannot, when he suffers from it, complain of it as wrong. जब आप खुद ही खतरा मोल ले रहे हैं तो फिर आप उसको गलत कह के डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हैं. The maxim presupposes a tortious act by the defendant. The maxim applies in the first place to intentional acts which would otherwise be tortious. So अगर खुद ऑफर ना किया होता उस खतरे के लिए तो अदरवाइज ये टॉर्ट ही होता. So presumption of tort is there, but क्योंकि जो क्लेम कर रहा है डैमेज उसने खुद अपने खतरे को इन्वाइट किया है, तो इसलिए वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता, अदरवाइज ये टॉर्ट ही होता. देन देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम. अब इसका एक्सेप्शन रूल आगे दिया गया है. नाउ एक्सेप्शन रूल्स 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दिए गए, बट हम किस तरीके से पैसेज को हैंडल करने के लिए ब्रेकेज कर सकते हैं. जैसे थीम क्या समझ में आ रहा है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जो हम सिलेबस के दौरान हमने पढ़ा भी अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं. सो पहला है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया और इसकी थीम है कि जो खुद को एक्सपोज करेगा वॉलंटरली, और दूसरा पिलर इसका हो जाएगा एक वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा खुद को एक्सपोज कर रहा है ऑन फ्री विल और फ्री कंसेंट के ऊपर, मतलब उसको जबरदस्ती करके खतरा मोल नहीं लेवाया जा रहा है. देन तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो मैक्सिम है ये गुड सेंस और जस्टिस पे प्रिवेल करता है. दैट मीन्स बहुत ज्यादा रूल्स एंड रिजिड प्रोसीजरल लॉ से गवर्न नहीं होगा, नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे. देन इट कम्स दैट जो भी सफर करता है डैमेज से, जो वो खुद वॉलंटरली अपने आप को प्लेस करता है, तो वो फिर डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है. सो बेसिक थीम इज दिस कि वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, फ्री कंसेंट, फ्री विल, गुड सेंस एंड जस्टिस, और साथ में प्री सपोज करता है कि ये टॉर्ट होता अदरवाइज अगर उसने खुद अपने आप को इस खतरे के लिए पेश ना किया होता. नाउ वी सी
एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम कहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, मतलब कहाँ पे क्लेम लिए जाएंगे? पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर. So it is no answer to claim made by a workman against his employer for injury caused through a breach of the employer of a duty imposed upon him by the statute. अगर एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कोई ड्यूटी थी बाय स्टैट्यूट, बाय लॉ, उसको ब्रीच किया और उसकी वजह से एम्प्लॉय को कोई इंजरी हुई है, तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं क्लेम करेगा जो वर्कर है. जब वो क्लेम करेगा तो जो ऑनर डिफेंडेंट क्लेम करता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता है, डैमेजेस देने होंगे. हाँ, अगर केस आगे यूं है कि जो नेग्लिजेंस ऑफ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी था, एम्प्लॉयर ने जो किया था, उसका अगर वर्कर को पता था कि इसने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है और उस ड्यूटी ब्रीच की वजह से होने वाले खतरों के बारे में भी एम्प्लॉय को पता था और फिर भी उसने अपने आप को प्लेस कर दिया इन दैट कंडीशन, उस सूरत में अगर उसको कोई इंजरी होती है तो डैमेज नहीं मिलेंगे. मतलब कि एम्प्लॉयर की ब्रीच ऑफ ड्यूटी का एम्प्लॉय को पता नहीं होना चाहिए, तब वो डैमेज क्लेम कर सकता है. देन वी कम टू अंडर द एक्जिजेंसी or exigency caused by the defendant's wrongful misconduct, consciously and deliberately faced a risk, even the death, whether the person endangered is one to whom he owes a duty of protection as a member of family or is mere stranger to whom he owes no such special duty. The rescuer will not be deprived of his remedy merely because the risk which he runs is not the same as that run by the person whom he rescues. So second case is about rescue. रेस्क्यूअर क्या क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सो अगर रेस्क्यूअर ने किसी को बचाया है या बचाने के प्रोसेस में कोई इंजरी उसको हो गई है, तो उसके लिए ये क्लेम कर सकता है. यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा. जैसे कि एक फेमस केस है इंग्लिश केस के अंदर कि एक वो घोड़ा गाड़ी होती है, उसको जो उसका राइडर था उसने एक जगह पे मार्केट में प्लेस करके और चला गया घोड़ों को खड़े करके गाड़ी के साथ. कुछ स्कूली बच्चे आए, उन्होंने उठा के पत्थर फेंकना शुरू कर दिया घोड़ों पे. अब घोड़े इससे डर गए और इधर उधर भागने लगे. वहीं पे एक पुलिसमैन ड्यूटी पे था, उसने इस सोच के साथ कि ये घोड़े की गाड़ी ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हैंडल करने की कोशिश की. इस हैंडल करने की कोशिश में ही गॉट इंजर्ड. अब उसने जो घोड़ा गाड़ी का मालिक था उसके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर दिया. अब यहाँ पे घोड़े गाड़ी का मालिक कह सकता था कि अभी तुम तो खुद एक्सपोज हुए, मैंने थोड़ी कहा था तुम जाके घोड़े गाड़ी को रोको. लेकिन यहाँ पे पुलिसमैन को डैमेजेस मिले थे क्योंकि रेस्क्यूअर का प्रिंसिपल लगा था. तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगा, लिमिटेशन है. थर्ड इज to cover the case of negligence, the defense on the basis of which maxim must be based on implied agreement, whether it amount to contract or not. Here, the case is कि जहां पे प्लेंटिफ ने फ्रीली एंड वॉलंटरली अपने आप को पेश किया है उस खतरे के लिए, इफ आई मे से सो, विद फुल नॉलेज एंड द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिस्क. कि हाँ, एक तो मेरी फ्री विल भी है, फ्री कंसेंट भी है और मुझे खतरे का पूरी तरह से अंदाजा भी है कि इस काम में क्या जोखिम है. इसके बावजूद अगर प्लेस करता है व्यक्ति खुद को, तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा. लेकिन इस रूल की भी एक्सेप्शन ये है कि अगर जो विक्टिम है उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी बट टू प्लेस इटसेल्फ टू द रिस्क, या फिर नोटिस पीरियड इतना ज्यादा शॉर्ट था कि रीजनेबल मैनर में वो अपनी चॉइस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, तो यहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा. एंड द फाइनल एक्सेप्शन इज दैट मैक्सिम विल नॉट ऑल्सो अप्लाई when the act relied upon is done because of the psychological condition which the defendant's breach of duty had induced. So जो defendant है, अगर उसकी psychological condition इस तरीके की थी कि फिर उस psychological condition में breach of duty हुआ है, तो फिर voluntary non-fit injuria का केस यहाँ पे बनता है. It will not apply. Okay. Now we come to the question. Mr. A, the owner of a car, and he had a driver, Mr. D. On January 19, 2021, Mr. A and Mr. D were traveling in the car wherein Mr. A got down at a restaurant and told Mr. D to take car back at Mr. A's bungalow. So, मालिक साहब कार से उतर गए और अपने ड्राइवर से कहा कि मेरी कार वापस मेरे बंगले पे ले जाइए. इस दौरान जो ड्राइवर था वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा था गाड़ी के अंदर,
और इसी दौरान दो स्ट्रेंजर्स आए, मिस्टर बी एंड सी, और उन्होंने कहा ड्राइवर से कि हमें लिफ्ट दे दीजिए। ड्राइवर ने लिफ्ट ऑफर कर दी, लेकिन जब गाड़ी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के चली तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है जी। द कार वेंट अहेड एंड द राइट साइड फ्रंट व्हील ऑफ द कार फ्लू अवे। द कार टॉपल्ड एंड मिस्टर डी एंड मिस्टर सी वर थ्रोन आउट ऑफ द कार। C sustained severe injuries and ultimately died due to those injuries on January 2021. Now Mr. B and the legal representative of Mr. C claimed compensation from Mr. A and D. So जो जिन्होंने लिफ्ट ली थी उनमें से एक की मौत हो गई और दूसरे बच्चे ने डैमेजेस क्लेम कर दिए कार के मालिक और ड्राइवर के ऊपर। इस केस में क्या डैमेजेस मिलेंगे? So Mr. D will be liable to pay the compensation. Voluntary non-fit injuria will be applicable and no compensation will be claimed. Voluntary non-fit injuria will not be applicable and compensation can be claimed. Then Mr. A and Mr. D both will be liable to pay the compensation. ये क्लासिक केस है और ये रियल केस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। ये एक रियल केस था। नाउ इसके अंदर जाहिर सी बात है जिन्होंने लिफ्ट मांगी थी उन्होंने खुद को फुल नॉलेज के साथ कि अगर गाड़ी सड़क पे चलती है तो एक्सीडेंट हो ही सकता है, एक जनरल परसेप्शन, एक नॉलेज है बेसिकली, ये हो सकता है, तो वॉलंटरली अपने आप को शोकेस किया था इस रिस्क के लिए, वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, इम्प्लाइड है उनके इस एक्शन के अंदर। सो फाइनली आवर आंसर विल बी B, that voluntary non-fit injuria will be applicable and no compensation can be claimed. उन्होंने खुद ही तो अपने आप को एक्सपोज किया था। फ्री विल है, फ्री कंसेंट है, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था, अबडक्शन करके उनको गाड़ी में नहीं बैठाया गया। Now we come to Rama was a spectator at motor car race being held on a track owned by the defendant's company. During the race, there was a collision between two cars. One of the cars was thrown among the spectators, thereby injuring Rama severely. Which of the following statement is correct? तो कार रेस देखने गए थे रामा साहब और कार फ्ली अवे हो गई, एक्सीडेंट हो गया और आके जो दर्शक दीर्घा है जहां पे स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं वहां पे गिरी, उनको चोट लगी, उन्होंने डैमेज क्लेम किए होंगे। तो देखते हैं that A, Rama impliedly took the risk of such injury, the danger being inherent in the sports which any spectator could foresee. The defendant was not liable. Next, it was the negligence on the part of defendant and the voluntary non-fit injuria will be applicable. Then Rama did not take the risk of such injury and she only consented to watch the race and hence the defendant was liable. Rama was negligent and hence she suffered injuries. Now classic case है एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर, तो जैसे बंजी जंपिंग है या इवन क्रिकेट में कई बार हो जाता है कि क्रिकेटर ने शॉट लगाया और बॉल फ्लाई करके स्पेक्टेटर्स गैलरी के अंदर आके किसी को हिट कर जाती है, चोट लग जाती है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप BCCI के ऊपर केस कर दें या उस क्रिएटर के ऊपर केस कर दें, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स के अंदर जहां आप चाहे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसको करीब से देखने भी जा रहे हैं तो इस केस में ये इंजरीज हो सकती हैं। Anybody could foresee that thing on a natural basis or a normal basis. इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। So what will be our answer? Answer will be A, that impliedly took the risk of such injury. और किसी भी स्पेक्टेटर को ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के दौरान इस तरह की चीजें हो सकती हैं। Then we come to which of the following is correct about consent in voluntary non-fit injuria. कंसेंट, फ्री विल, फ्री कंसेंट, बार बार हम बात कर रहे थे। लेट्स सी, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट प्रीसीड द कंसेंट, नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, देन mere perception of the existence of danger amount to the consent. So consent के लिए क्या लाजमी है? What will be the answer? Answer will be A, that knowledge of the risk does not always amount to consent. Like मुझे पता है कि मोटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क है उसको देखने जाने में, जो हमारा पिछला ही केस था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है नॉलेज होने से ही मैंने कंसेंट दे दिया। कंसेंट तो एक्सप्रेस होनी चाहिए। Now we come to the next question. Lily had placed spring guns in wood on her ground for the protection of the garden. तो स्प्रिंग गन होती है कि उसका स्ट्रिंग खिंच जाए तो वो फायर करने लग जाती है। Then Karan, with full knowledge that there were spring guns somewhere in the wood, trespassed on the land of Lily and was injured. Which of the following statement? क्लासिक केस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। हमने कहा है कि विद नॉलेज, विद फुल नॉलेज, विद
दैट के यहाँ पे ये खतरा है, और उसके बाद फ्री कंसेंट फ्री विल से आप अगर वो एक्शन करते हैं तो फिर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट लिली विल बी लायबल, नो, व्हाई शी वुड लायबल, क्योंकि पता था करण को। Then Lily has not committed a tort against Karan by exceeding her right to private defense. अब private defense जैसी कोई चीज में है नहीं। Karan's case does not fall within voluntary non-fit injuria. Karan had knowledge of the spring guns and willful courted the danger himself. So answer will D, that Karan को full knowledge के साथ, वो free consent के साथ, खुद की मर्जी से उन fields के अंदर गया, injure हुआ, तो damages claim नहीं कर सकता है। Then we come, which of the following is not an element to claim the defense of voluntary non-fit injuria? Not an element. Wrong statement पकड़ना है। So, prior knowledge of the plaintiffs about the risk involved, free consent, plaintiff is compelled to agree to risk by the defendant, voluntary acceptance of the risk by the plaintiff. So, 4 options and our answer is C, that if plaintiff is compelled to agree to risk by the defendant, we know that compel नहीं हो सकता है, free consent, free will, तब voluntary non-fit injuria का केस बनता है। So this particular passage was on the tort। हमने देखा है कि किस तरह से कीवर्ड्स जरूर पकड़ने हैं, लेकिन कीवर्ड से थीम समझना है। सिर्फ कीवर्ड को यहां अगर मैच करेंगे तो आप देखेंगे हर जगह वर्ड्स मैच करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, केओस हो जाएगा, सही आंसर नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। आवर नेक्स्ट पैसेज इज, it is essential to the creation of a contract that both parties should agree to the same thing in the same sense. Mutual consent, which should also be free consent, is the sine qua non of a valid agreement, and one of its essential element is that a thing is understood in the same sense by a party as understood by the other. So the very first thing, पैराग्राफ की जो थीम है, पहला पिलर जो हमें पकड़ना है वो ये है कि इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज साइन क्वा नॉन। ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। मान लीजिए मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और उनमें से एक के लिए मैं आपको ऑफर देता हूं कि 10,000 में मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं। अब मेरे पास एक रेड कार है, एक ब्लैक कार है, और आप अग्री कर जाते हैं कि हाँ 10,000 में मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। लेकिन अगर हमने सेम थिंग पे कंसेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लाइकवाइज मेरे दिमाग में है कि मैं अपनी ब्लैक कार 10,000 में बेचना चाहता हूं, लेकिन आपके दिमाग में है जो 10,000 आप मुझे दे रहे हैं ये रेड कार के बदले में है, तो मीटिंग ऑफ माइंड है। हम लोग 10,000 की रकम पे तो तय कर रहे हैं चीज, लेकिन सेम थिंग के ऊपर हम मीटिंग ऑफ माइंड्स में नहीं है। सो ये विशिएटिंग हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को लीगैलिटी नहीं देगा। देन next we move that not only the consent but free consent is provided in section 10 of the Indian Contract Act. So free consent, किसी पे जोर जबरदस्ती दबाव डाल के आप कंसेंट ले लें वो नहीं, फ्री विल पे कंसेंट होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूं। Then it goes that consent is free when it works without obstacles to impede its exercise. Where there is no consent or no real and certain ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। सो जहां पे भी फ्री कंसेंट नहीं है वहां पे देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज करता ही नहीं है। देन इट गोज वेयर देयर इज कंसेंट बट नॉट फ्री कंसेंट, देयर इज जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। मान लीजिए अगर एक पार्टी ये क्लेम करती है कि हाँ मैंने कंसेंट दी थी लेकिन मेरी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, मैंने फ्री विल पे वो कंसेंट नहीं दी है, तो फिर वॉइडेबल हो जाएगा। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा? जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ऑब्टेन की गई है। देन इट कम्स टू अ जनरल अवरमेंट दैट कंसेंट वाज नॉट फ्रीली ऑब्टेन्ड इज नॉट इनफ, and it is necessary to set up one of the vitiating element as such as fraud, which includes false assertion, active concealment, promise without intention to performing it, or any other deceptive act or any act declared as fraudulent. In other, constitute fraud. The act should have been done by the party to the contract or by any other person with his connivance, or by his agent, or with intent to deceive the other party thereto or his agent, or to induce him to enter into the
कॉन्ट्रैक्ट। सो सिर्फ ये कह देना भर कि सर मेरी तो कंसेंट फ्री विल पे नहीं ली गई है, फ्री कंसेंट नहीं थी, इतना काफ़ी नहीं है, इस तरह से तो बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाना। तो अगर कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो अब उसको ये भी इस्टेब्लिश करना होगा कि किन वजहों से उनकी कंसेंट फ्री नहीं थी। इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, उसमें से पहला है फ्रॉड। तो उनको ये साबित करना होगा कि सर बाय फ्रॉड मेरी कंसेंट लेने की कोशिश की गई या ली गई थी। सो फ्रॉड कैसे? जिस तरीके से फॉल्स असर्शन किए गए हैं सर दूसरी पार्टी के द्वारा, मुझे एक्टिव कंसीलमेंट है, जानबूझ के कुछ अहम जानकारी छुपाई है, या फिर प्रॉमिस कर रहे थे विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, और कोई और डिसेप्टिव एक्ट किया गया है, या फिर कोई अदर फ्रॉड जो कि कोई अदर एक्ट जो कि फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही में ये भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा ये जो फ्रॉडुलेंट एक्ट परफॉर्म किया गया है, या तो जो दूसरी पार्टी है खुद उस पार्टी ने किया है, या फिर उस पार्टी के किसी एजेंट ने किया है, उस पार्टी के साथ मिलकर किसी और व्यक्ति ने परफॉर्म किया है। मतलब पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए वहां पे। और किस काम के लिए किया गया है फ्रॉड? टू make me enter into the contract. Now we come, there is no duty upon the parties to speak about the facts likely to affect the other party's consent. So no duties to speak in the contract, except mere silence does not amount to the fraud. First, अगर आप सिर्फ चुप हैं तो does not amount to fraud. But further it says, unless the circumstances of the case show that there is a duty to speak or silence in itself equivalent to speech. आपका बोलना तब लाजमी हो जाएगा जहां इट इज अ ड्यूटी टू स्पीच, और जहां पे आपका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। लाइक मैं आपसे कार खरीद रहा हूं और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर आप डिनाई नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि कार पूरी तरह से ठीक है, इसके इंजन में कोई खराबी नहीं है। अब अगर आप चुप रहते हैं, इस बात का डिनाइल नहीं करते हैं, तो फिर ये फ्रॉड होगा। और अगर आपको पता है कि गाड़ी में खराबी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अभी आपको प्रपोज किया स्टेटमेंट, इसमें नाउ यू आर हैविंग अ ड्यूटी टू स्पीक। देन ऑन द अदर हैंड मिसरिप्रेजेंटेशन फॉल्स इन 3 कैटेगरीज। सो फ्री कंसेंट कहां विशिएट होता है? एक फ्रॉड के जरिए ऑब्टेन किया गया और दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन के। लेकिन क्या फर्क है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का? दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन इज a statement of fact which if false would be misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possess. So एक व्यक्ति कुछ गलत बयानी कर रहा है लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि वो गलत बयानी कर रहा है, मतलब उसके दिमाग में वो चीज ट्रू है लेकिन वो अनट्रू स्टेटमेंट दे देता है बिना जाने, तो ये फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। सेकंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस देयर बीइंग नो इंटेंशन टू डिसीव। सो ठीक है, कुछ रॉन्गफुल गेन जरूर हो रहा है लेकिन उसमें जो प्रॉमिस कर रहा है कुछ जो कि ट्रू नहीं है फैक्ट, लेकिन उसका डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं था, अननोइंगली वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो भी ये आएगा मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर। एंड थर्ड, कॉजिंग अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, जहां पे आप जानबूझ के कोई ऐसा एक्ट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जिससे दूसरी पार्टी एक मिस्टेक कॉज कर दे, तो फिर ये भी होगा मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर। हालांकि इस केस के अंदर जहां मिस्टेक करवाने की बात कर रहे हैं, दैट द इवन दो डन इनकरेक्टली, सो जो आपने मिस्टेक करवाई ये भी इनकरेक्टली हुई है, सो इट विल बी फॉल अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली हम इस पैराग्राफ की अगर थीम को समझें तो ये है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट इज साइन क्वा नॉन, बिना फ्री कंसेंट के इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। फर्दर दे से कि किन तरीकों से फ्री कंसेंट विशिएट हो सकता है। सो एक है बाय फ्रॉड और दूसरा है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, और इन दोनों का फर्क। लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो इट कम्स, which of the following statement correctly depicts the essentials of misrepresentation? Misrepresentation के essential क्या है? अभी इन्होंने 3 पॉइंट्स में पैराग्राफ के अंदर दिया था। So misrepresentation is a positive statement of a fact which is made or adopted by the party to contract is untrue, but it is a positive statement, not a negative statement. Then misrepresentation and false representation do not mean the same. If one party has induced the other to enter into the contract by misrepresenting, though incorrectly, any material fact, especially within his own knowledge, the party misled cannot avoid the contract. And the D, the misrepresentation is a negative statement of fact which is made or
adopted by the party to contract and is true. No, it is. Misrepresentation is not a negative statement. So what will be our answer? That is A. Misrepresentation is a positive statement of fact which is made or adopted by the party to contract and is untrue. So ये नहीं पता था कि वो untrue है, लेकिन फिर भी कह दी गई है बात. Our next question is, consider the statement given below and answer which one correctly described a fraudulent act. So हमें ये बताना है कि fraudulent act को कौन सा expression clearly describe करता है. The expression fraud means an intention to deceive, whether it is from any expectation of advantage to the party himself or from ill will towards the other is immaterial. So does fraud means intention to deceive? हाँ, हमने यही तो देखा था कि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, बट यहाँ पे है. और ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे के खिलाफ इल विल से आप दे रहे हैं या खुद के गेन से. अगर आप इंटेंशन टू डिसीव है तो फ्रॉडुलेंट एक्ट है. देन इट कम्स टू, ओके दिस इज ट्रू, देन अ फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन. अगेन इट इज अ डेलिबरेट डिसेप्शन with the design of securing something by taking an unfair advantage of another. It is a deception to gain from another's loss. हालांकि ये दो स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्राडिक्टली लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों ट्रू हैं. चाहे आप दूसरे के गेन से, दूसरे के लॉस से खुद को गेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर इंटेंशन टू डिसीव है तो फ्रॉडुलेंट एक्ट है. Second is also true. Then fraud arises out of deliberate active role of representator about a fact. Yes, हमने बात की थी पैराग्राफ के अंदर कि या तो पार्टी के द्वारा उसके कनाइवेंस में किसी और के थ्रू या पार्टी का कोई एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव. सो पार्टीज कनाइवेंस, रिप्रेजेंटेटर का एक्टिव रोल इसमें होना चाहिए. मतलब बिल्कुल अनजान व्यक्ति आके कोई कुछ कह दे आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको कार बेच रहा हूँ और मेरी तरफ से कोई फ्रॉड है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आके कोई फ्रॉडुलेंट आपको स्टेटमेंट देता तो उससे मेरे किरदार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो रिप्रेजेंटेटर का एक्टिव रोल होना चाहिए. ऑल थ्री आर ट्रू. सो आवर आंसर विल बी सी, दैट 1, 2, 2 and 3 are correct. Now we come to next question. Which of the following statement is correct? Fraud is an innocent wrong where misrepresentation is intentional wrong. No. बल्कि उल्टा लिखा हुआ है. मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंट रॉन्ग होता है और फ्रॉड इंटेंशनल रॉन्ग होता है. देन द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज दैट इन द फॉर्मर मीन्स फ्रॉड, द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. हाँ, उसको पता है वो सच नहीं बोल रहा है. एंड इन द लेटर ही बिलीव्स इट ट्रू. यस, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर गलत बयानी करने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि वो सही बोल रहा है. सो क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और यहीं पे क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा. सो आंसर विल बी बी, दैट जो दोनों का फर्क जो 3 लाइनों में बता दिया गया है. 9. Mr. A sells a car to Mr. Y, his childhood friend, with a knowledge that the car is defective. अब बेचने वाले को पता है कि कार खराब है. Before buying the car, Mr. Y says to Mr. A. अब परचेजर क्या क्लेम करता है? If you don't deny it, I shall assume that the car is perfect. Mr. A says nothing. अब अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मान लूंगा कार परफेक्ट है. एग्जाम्पल हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे पैराग्राफ के दौरान. इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए. सो ड्यूटी टू स्पीक अराइज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि परचेजर ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसकी ड्यूटी कॉज कर दी है कि अब आपको बोलना होगा. सो एज साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच एंड हेंस इट इज अ फ्रॉड. आंसर इज डी. Let's check the next question. That is, in which of the following statement will a contract not be voidable at the option of the party? कहाँ पे voidable नहीं होगा? Now, when a party takes consent by fraud, no, it is voidable. Then, when a party takes consent by misrepresentation, it is again voidable. A contract entered by fraud and misrepresentation is neither void nor voidable. Doesn't make sense to the question itself. When silence amount to fraud, okay. When silence amount to fraud, अब ये voidable हो सकता है, but the other party whose consent was taken had discovered the truth, जिसकी misrepresentation से
या फ्रॉड से, यहाँ पे क्योंकि बात फ्रॉड की जा रही है तो फ्रॉड से कंसेंट लिया था, बट ही डिस्कवर्ड द ट्रूथ और हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। तो अगर सच पता करने की ऑर्डिनरी डिलिजेंस, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सच पता लग गया था, तो अब ये वर्डेबल नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, हेंस आवर आंसर इज डी। आवर नेक्स्ट पैसेज इज, it is well settled principle of contract law that parties cannot by contract exclude the jurisdiction of all courts. So जो भी contract होते हैं in restraint of jurisdiction of courts, they are not legal contract. So parties by contract jurisdiction को exclude नहीं कर सकते हैं courts की. Such a contract would constitute an agreement in restraint of the legal proceedings and contravene Section 28 of Indian Contract Act 1872. However, the parties to contract confer jurisdiction on one among us multiple courts having proper jurisdiction to the exclusion of all other courts. The parties cannot be said to have ousted the jurisdiction of all courts. In this case, such a contract is valid and will bind the parties to a civil action. So इस प्रॉपर जो पैसेज है इसको दो पिलर्स के अंदर आप बांट सकते हैं। पहला, सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, टोटल रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल जाने के ऊपर। हाँ, दूसरा इसका पिलर ये कहता है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ये कर सकते हैं कि जो परफेक्ट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट्स हैं, अगर मल्टीपल कोर्ट्स हैं जो जुरिस्डिक्शन रखते हैं उस मैटर के ऊपर, तो उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामान जलंधर से और दिल्ली के बीच में, एक पार्टी दिल्ली बैठी है, एक पार्टी जलंधर बैठी है और इनमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो फिर ये पार्टी ये तो कर सकते हैं कि दिल्ली या जलंधर, क्योंकि कॉज कहां पे अराइज हो रहा है, पार्शली इन दिल्ली, पार्शली इन जलंधर, तो दिल्ली या जलंधर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन रखेंगे या उसमें से एक कोर्ट को चुनना है कि भाई यहां हम केस करेंगे डिस्प्यूट के बारे में जिस पे दोनों अग्री करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, दो चीजें, एक तो ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कोर्ट नहीं जाएगा, और दूसरा जो इम्प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट्स हैं उनको नहीं चुन सकते हैं कि जलंधर और दिल्ली को छोड़ के ये कोई और तीसरा के जी हम तो कहीं पे भी, मान लीजिए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो दिल्ली से अलग पड़ता है, तो जो लैक करेगा जुरिस्डिक्शन कोर्ट उसका चूज नहीं किया जा सकता है। इट गोज दैट सेक्शन 28 अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। सो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वॉइड होंगे। Every agreement, now section 28 describes, by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights. So एक जो पूरी तरह से absolutely restrict करते हो कोर्ट जाने से, और दूसरा जो टाइम फ्रेम तय करते हो कि अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो सिर्फ 2 वीक्स के अंदर या 2 मंथ के अंदर ही आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जाएंगे, ये भी it's an agreement in restraint of legal proceedings. It will be void. Then it comes to which extinguish the rights of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specified period, so as to restrict the party from enforcing his right void to that extent. So again कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जो एक्सटिंग्विश करता हो लीगल प्रोसीडिंग का राइट, ये भी to that extent is void. Then third is parties cannot by agreement confer jurisdiction on a court which lacks the jurisdiction to adjudicate. हमने भी बात की थी कि जो jurisdiction lack करता है वहां तो केस चल ही नहीं सकता, but where several courts would have jurisdiction to try the subject matter of the dispute, they can stipulate that the suit be brought exclusively before one of the several courts to the exclusion of others. कि हाँ जी बाकी ये नहीं जाएंगे, जो हमारा एग्जांपल था जलंधर और दिल्ली वाला, तो यहाँ पे 2 कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो पार्टीज कह सकते हैं कि जलंधर या दिल्ली वाले ही कोर्ट में केस फाइल होगा, इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, बाकी में जाने की मनाही हो सकती है। उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट में जिस कोर्ट को चुना गया है उसी में सूट फाइल होगा, किसी और कोर्ट में सूट फाइल नहीं होगा। Let's check the questions based on our paragraph. So the very first question is, a resident of Mumbai and B resident of Delhi enter into an agreement for sale of supply of goods.
The transaction takes place partly at Mumbai and partly at Delhi. There is a clause in the agreement which stipulates that in the event of a dispute between A and B, the court in Kolkata would have the exclusive jurisdiction to decide the dispute. A and B agreed, they also agreed to the said clause in order to avoid dispute over choice between the two proper places of jurisdiction, that is the Mumbai and Delhi. In the given situation, which would following statement be true? So जैसा हमने डिस्कशन किया कि एक तो प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन वाले किसी कोर्ट को चुन सकते हैं, टोटल रिस्ट्रेंट तो होगा नहीं, इसमें टोटल रिस्ट्रेंट की बात नहीं हो रही है। कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हो रहा है? पार्टली मुंबई में और पार्टली दिल्ली के अंदर। लेकिन इन दोनों कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ के ये एक तीसरा कोर्ट चुनते हैं और वहां पे कॉज अराइज हो ही नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। सो दैट पर्टिकुलर कोर्ट एट कोलकाता दैट लैक्स द ज्यूरिसडिक्शन। सो I believe we know the answer कि क्या होने वाला है इस केस के अंदर। The clause relating to the jurisdiction is in restraint of the legal proceeding. The clause relating to the jurisdiction is not in restraint of the legal proceedings. The clause relating to the jurisdiction is valid as A and B have mutually agreed to the same, but you can't do this thing. So section 28 ये तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज पे अग्री कर जाएं और वो लागू हो जाएगी। Then the clause relating to the jurisdiction is valid as object is lawful. नहीं, object चाहे lawful है, अगर object lawful नहीं होता तो contract तो वैसे ही illegal हो जाता। So उससे फर्क नहीं पड़ता है। So our answer is basically the A. The clause relating to jurisdiction is in restraint of legal proceeding. Why? You cannot choose a court which lacks the jurisdiction upon your matter. वो कोर्ट की खुद की पावर नहीं है उसको सुनने के लिए। Then a resident of Chennai and B, a resident of Bengaluru. So game is between the Chennai and the Bengaluru. Enter into agreement for sale and supply of goods. The transaction takes place partly in Chennai and partly in Bengaluru. Same जैसे पहले केस चल रहा था वही चल रहा है। Cause of action कहाँ राइज हो रहा है? चेन्नई या फिर बेंगलुरु के अंदर। There is a clause in the agreement which stipulates that in the event of dispute between A and B, अगर झगड़ा हुआ तो the courts in Chennai would have exclusive jurisdiction to decide the dispute. और मसला भी कहाँ? चेन्नई बेंगलुरु का है। यहां तक तो गेम ठीक है। A and B agreed to the said clause in order to avoid disputes over choice between the two proper places of jurisdiction, Chennai and Bengaluru. In the given situation, which of the following statement is true? Now I believe. Simple paragraph, simple fact, simple concept. We know the answer. That answer will be D. The clause relating to the jurisdiction is valid as courts in Chennai have jurisdiction to decide the dispute. Courts के पास power है चेन्नई के अंदर। Cause of action arise हो रहा है और जो मल्टीपल jurisdiction वाले कोर्ट्स हैं उनमें से किसी एक को पार्टी चूज कर सकती है। The other statement, the clause relating to jurisdiction is in restraint of, no, it is not in restraint of the legal proceedings. Section 28 of ICA doesn't talk such. The clause relating to jurisdiction is void. No, it is not void. The clause relating to the jurisdiction is valid as A and B have mutually agreed to the same. So mutually agreed to the same, that is not the thing. The clause relating to jurisdiction is absolutely valid. क्योंकि अगर वो गलत कोर्ट पे भी अग्री करते तो भी आंसर परफेक्ट नहीं होता वो वाला। So the real answer is the clause relating to the jurisdiction is valid. Why it is valid? Because not because they have mutually agreed, but because the court in Chennai have jurisdiction to detain the disputes. This is a classic case जहां पे आपको confusion statement डाल देंगे कि हाँ jurisdiction valid है। यहां तक तो दोनों में बात सही लिखी हुई है, लेकिन valid होने का reason आगे डाल के उन्होंने जो C statement है इसको गलत कर दिया। इस केस में jurisdiction valid होने का जो रीजन है वो ये नहीं है कि पार्टी म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं। पार्टीज के म्यूचुअली एग्री हो जाने से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सेट नहीं होती है, वो सेट राइट नहीं होती है। बट हाँ, क्योंकि चेन्नई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ओरिजिनली है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां पर राइज हो रहा है, इसलिए दिस jurisdiction case is, this clause is valid basically about the jurisdiction. Then we come to A resident of Agra and B a resident of भुवनेश्वर। ओके, सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आगरा और भुवनेश्वर के बीच में गेम है। एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। द ट्रांजैक्शन पार्टली टेक्स इन आगरा एंड पार्टली इन भुवनेश्वर। सो यहां तक तो जैसे पहले दो क्वेश्चन थे उसी तरह का। There is a clause in the agreement which stipulates that
In the event of a dispute between A and B, neither of them can approach the court of law or take recourse to any alternative dispute resolution mechanism to settle the disputes. अब इन्होंने कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया कि हम झगड़े की सूरत में ना किसी कोर्ट में जाएंगे, ना किसी एडीआर मैकेनिज्म में अप्लाई करेंगे. दिस इज इन टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. तो सेक्शन 28 ऑफ आईसी की कॉन्ट्रावेंशन है, वायलेशन है, ये तो नहीं लागू हो पाएगा. देन इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? I believe we have decided the case. So answer is A. The clause relating to jurisdiction is not valid as it is in restraint of legal proceeding, as we discussed just before the statement. Then other clauses, the clause related to the jurisdiction is not valid as the clause is vague and ambiguous. अब देखिए यहाँ पे फिर से वो confusion clear कर रहा है. पहली स्टेट में भी कह रहे हैं नॉट वैलिड, दूसरी में भी कह रहे हैं नॉट वैलिड, बट नॉट वैलिड होने का जो रीजन दे रहे हैं वो ए में ठीक है, दूसरे में नहीं. वेग और एम्बिगस कहाँ है? वो तो क्लियर कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, किसी कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे. क्लियर टर्म्स में कह रहे हैं कि टोटल रेस्ट्रेंट है लीगल प्रोसीडिंग्स में एंटर होने के लिए. देन द क्लॉज रिलेटिंग टू द जुरिस्डिक्शन इज वैलिड एज दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड द चॉइस ऑफ ईदर पार्टी रिगार्डिंग चॉइस ऑफ जुरिस्डिक्शन. नहीं, वो तो क्लियर कट रिस्ट्रिक्ट कर दिया. द क्लॉज रिलेटिंग टू द जुरिस्डिक्शन इज वैलिड एज नो कोर्ट हैज बीन आउस्टेड बाय द क्लॉज. सारे कोर्ट तो आउस्ट कर दिए उन्होंने, कहीं भी एडीआर वगैरह में भी नहीं जा सकते. सो आंसर जो है हमारा वो है ए. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ए a resident of Ahmedabad and B a resident of Ranchi enter into agreement for again sale and supply of the goods. The transaction takes place partly in Ahmedabad, partly in Ranchi, और दोनों जगह पे ये जो contracting party हैं placed हैं. Clause 6 of agreement stipulates that in event of dispute arising between the parties A and B within 6 months of entering into the contract, they can approach a court either in Ahmedabad or Ranchi, as both are proper places of jurisdiction, or take recourse to any alternative dispute resolution mechanism to settle the dispute. अब यहां पे देखिए कोर्ट की jurisdiction तो सही इन्होंने कही है कि दोनों जगह पे cause of action arise हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्टिपुलेटेड टाइम मेंशन कर दिया है कि सिर्फ 6 महीनों में, 6 महीने के अंदर आप एडीआर में या फिर इन दोनों कोर्ट्स में जा सकते हैं, तो स्टिपुलेटेड टाइम मेंशन नहीं कर सकते हैं. दैट इज अगेन इन रेस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग. देन अप टू दिस अमाउंट, ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन है तो इतना इनवैलिड हो जाएगा. देन आगे चलता है और पैराग्राफ कहता है द क्लॉज 7. सो एक और क्लॉज भी इसके अंदर. ऑफ द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन ए एंड बी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 month ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, 6 महीने बाद का भी इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि 6 महीने में तो आप सिर्फ आ सकते हैं अहमदाबाद या रांची या एडीआर के पास. 6 महीने के बाद क्या होगा? इट सेज दैट द कोर्ट्स इन चेन्नई would have the exclusive jurisdiction to decide the dispute in the given situation. Which of the following statement is true? अब 6 महीने बाद का भी ये दे तो रहे हैं कि 6 महीने बाद जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन कहाँ जा सकते हैं? चेन्नई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं. अब दूसरे जो क्लॉज है, क्लॉज 7 में क्या डिस्प्यूट हो गया है कि चेन्नई कोर्ट लैक्स द जुरिस्डिक्शन बिकॉज द कॉज ऑफ एक्शन इज अराइजिंग इन अहमदाबाद और द रांची. चेन्नई का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे. सो व्हाट विल हैपन इन द स्टेटमेंट? Clause 6 is void, clause 7 is valid, 6 valid, 7 void. Both clauses 6 and 7 are valid. हम बात कर रहे हैं disputed है, valid तो है नहीं. Ultimately, we know this thing कि clause 6 and 7 are both void. Answer is D. Why? पहले 6th क्लॉज के अंदर इन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम दिया है 6 month का, तो वो इनवैलिड हो गई. और 7th में इन्होंने जो कोर्ट चुना है चेन्नई का, अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद और रांची, तो चेन्नई कोर्ट बेसिकली लैक्स द जुरिस्डिक्शन. सो दोनों डिस्प्यूटेड हैं, दोनों वॉइड हो जाएंगे क्लॉजेस. देन वी कम अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ द जुरिस्डिक्शन. नहीं, ऐसा तो नहीं है. अपनी चॉइस से जुरिस्डिक्शन के कोर्ट को चुन सकते हैं. हाँ, प्रॉपर वैलिड जो जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा उस कोर्ट को चुन सकते हैं. देन पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स. ओके, सो ये स्टेटमेंट पकड़ के रखिएगा. पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन एनी कोर्ट. ओके, पार्टीज can by contract extinguish their rights under any
कॉन्ट्रैक्ट, नो, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं. और एनी कोर्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल टू द क्वेश्चन. पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द jurisdiction of all courts. So this is 100% true. सारे courts को exclude नहीं कर सकते हैं. Our answer is B. So these are the important questions. The passages, how we will face the questions in the examinations. Now let's discuss some of the important legal terms. So the very first one is the adjourn. It means to defer the hearing of a case to another date in the court. So कई बार फिल्मों में भी ये डायलॉग आता है that court is adjourned. मतलब जब कोर्ट की कार्रवाई किसी पर्टिकुलर डे पे खत्म की जाती है और अगले दिन उसको या किसी भी दिन उसको दोबारा से रीअसेंबल होना होता है कोर्ट को, तो ये नहीं कहते हैं द कोर्ट इज क्लोज्ड. ऐसी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जाती है और कहा जाता है कोर्ट इज एडजॉर्न्ड और फिर किसी नेक्स्ट हियरिंग पे उस केस की सुनवाई होगी. सो एट एवरी इवनिंग, maybe at 5, court is adjourned. Court is not closed. Court is never closed. Then it comes with alimony. What is alimony? The court ordered allowance that one spouse pays to the other spouse for maintenance and support while they are separated, especially in cases of divorce. So after divorce, एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस को दिया जाने वाला मेंटेनेंस की रकम, वो लमसम भी हो सकती है, एक ही बार में पे कर दें, या फिर वो मंथली मेंटेनेंस भी हो सकता है. ये पर्टिकुलर अमाउंट कहलाती है एलिमनी. देन वी कम टू बेल. क्रिमिनल मैटर्स में बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस. सो व्हाट इज बेल? It is releasing an arrested person after taking a bond or sureties that he will regularly attend the court and face the trial. So the accused may not flee from the justice. लेकिन ये अंडर ट्रायल्स के लिए है, अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है. तो अंडर ट्रायल अगर लॉकअप में या जेल के अंदर बंद है तो फिर स्पेशल ग्राउंड्स या फिर नॉन स्पेशल ग्राउंड्स पे भी क्राइम की इंटेंसिटी को देखते हुए जज साहब बेल दे सकते हैं. अब ये व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज भरवाई जाती हैं, ताकि ये कई बार कैश में भी होती है, कई बार जो है विदाउट कैश कोई नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है, ताकि ये व्यक्ति इंश्योर किया जाए ये अक्यूज पर्सन रेगुलरली कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करे और ट्रायल को फेस करे, ऐसा फ्ली ना कर जाए अगर जेल से बाहर निकले तो. देन इट कम टू द एंटाइसमेंट, द एक्ट और instance of wrongfully soliciting or luring a person to do something. So गलत तरीके से किसी व्यक्ति को ल्योर करना, किसी की को सॉलिसिटिंग करना कि आप ये काम कर दीजिए, लेकिन wrongful mechanism में, it is calling enticement. Then it come to the forgery. Now what is the forgery? And this is a crime in the IPC as well. That an act of fraudulently making a false document or altering a real one to be used as if genuine. So basically क्या है कि कोई भी गलत पेपर बना लेने, जाली पेपर बना लेने, आम भाषा के अंदर बात करें तो जैसे किसी ने अगर बीए पास नहीं किया, उसने कहीं से जाली डिग्री बनवा ली है बीए की, या लॉ की जाली डिग्री बनवा के, गलत डिग्री बना के, ऐसे ही किसी फोटोशॉप से करवा के और फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर. सो दिस विल बी अ क्राइम ऑफ फॉर्जरी, रॉन्गफुल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना. देन वी कम टू रिसाउंडिंग वर्ड है, हमने बात की फॉर्जरी की, और एक है पर्जरी. नाउ व्हाट इज अ पर्जरी? और ये भी अपने आप में ऑफेंस है, इसकी भी अलग से सजा मिल सकती है. इट इज एन ऑफेंस ऑफ गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट व्हिच अ पर्सन नोज टू बी फॉल्स. कोर्ट में झूठी गवाही देना, कोर्ट के अंदर झूठा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, और वो बोलने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस कॉल्ड पर्जरी. देन वी नो द वर्ड प्यूनिटिव. So punitive is involving or inflicting punishment. So two categories, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं लॉस की, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, है ना, लेकिन हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ के अंदर खासकर दो चीजें बड़ी चलती हैं, प्यूनिटिव लॉ और साथ में प्रोसीजरल लॉ. सो प्यूनिटिव लॉज वो लॉज जिनके अंदर क्राइम डिफाइन है और उनकी पनिशमेंट डिफाइन है. प्यूनिटिव पनिशमेंट
दैट इज कॉल्ड द प्यूनिटिव, सजा देने वाला, सजा कारक जो डॉक्यूमेंट है वो प्यूनिटिव कहलाएगा। और प्रोसीजरल, जिसमें प्रोसीजरल डिफाइन होता है, जैसे कि CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड, ये प्रोसीजरल लॉज होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूनिटिव। देन वर्ड फेमसली और लाइटली यूज्ड एज रैम्बो लॉयर। अब रैम्बो तो वो पुरानी इंग्लिश फिल्म वाला आप समझ ही गए होंगे। अब रैम्बो लॉयर किसके लिए यूज किया जाता है? वैसे खुश नहीं होना है, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। सो रैम्बो लॉयर इज अ लॉयर और अ लिटिगेटर हु यूजेस अग्रेसिव, unethical or illegal tactics, so even illegal tactics in representing a client and who lacks the courtesy, अब courteous नहीं है, and professionalism in dealing with other lawyers. सो इस तरह के लॉयर को कहा जाता है रैम्बो लॉयर। और याद रखिए, जब हम लीगल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, और इस नोबल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने वाले ही लोग अगर इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, ये जो गुंडाई किस्म की वकालत है, अगर ये करेंगे तो फिर गुंडों में और वकीलों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर खुद वकील अनएथिकल हैं, अग्रेसिव हैं, इसके अलावा इलीगल टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, कर्टियस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो फिर ये तो अनार्किज्म है। और हम प्योरली लीगल फील्ड के अंदर है, लीगल फील्ड में अनार्किज्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट रैम्बो लॉयर, जो हमने नहीं बनना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।